नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर गांधी है, गांधी हॉस्पिटल के डायरेक्टर। उनसे हम बात करेंगे इस बिल के बारे में कि आने वाले समय में सरकार इस बिल को लेके आती है तो क्या क्या परेशानियां होगी, इससे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क पर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह गांधी, पीडियाट्रिशियन हूँ और स्वास्थ्य के संबंध में एक नया बिल आया है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, जिसे कहा गया है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। और यह बात है भी सही, स्वास्थ्य का अधिकार है, सभी को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार सभी को भोजन का अधिकार होना चाहिए, पौष्टिक शुद्ध भोजन का अधिकार होना चाहिए, पीने का साफ पानी का अधिकार होना चाहिए, सांस लेने के लिए प्रदूषण रहित हवा का सबको अधिकार होना चाहिए, साफ सुथरी सड़कों का अधिकार होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। इसी प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार भी सबको होना चाहिए। बात सही है, सुनने में अच्छी लगती है। और ये सभी सेवाएं देने का जो काम है वो सरकार का काम है। क्या हमें साफ शुद्ध भोजन, मिलावट रहित भोजन मिल पा रहा है? क्या हम इस सभी जनता को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है? क्या मुफ्त में सबको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या सड़कें साफ सुथरी हैं जहाँ एक्सीडेंट नहीं होते हों? तो स्वास्थ्य के अधिकार में पहली चीज़ तो ये है कि हम स्वस्थ रहें, बीमार ही ना हों। अस्पताल तो इसलिए हैं कि बीमार हो जाएं तो उनका इलाज हो सके। तो पहला तो कर्तव्य सरकार का ये है कि बीमार होने से बचाए, सबको साफ पानी मिले, शराब की दुकानें बंद हो, तंबाकू बंद हो, नशा की प्रवृत्ति बंद हो। लेकिन वो सरकार बंद नहीं करती क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। शराब पीने से, तंबाकू खाने से, इन कई चीज़ों से लोगों को कितनी बीमारियाँ होती हैं, कितने लोग सड़क की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो उनका भी तो सुधार, उनका अधिकार है। तो राइट टू हेल्थ बिल में क्या है, स्वास्थ्य का, सबको स्वस्थ रखने का, सबके इलाज का जिम्मेदारी वैसे सरकार की होनी चाहिए। शुरू से ही दो सिस्टम हमारे यहाँ लागू है, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, सरकारी दुकान, प्राइवेट दुकान, राशन की सरकारी दुकान है, प्राइवेट की दुकान है। जिसके पास पैसे नहीं है या सक्षम नहीं है वो राशन की दुकान से सामान खरीदे, जिसके पास पैसे हैं या सक्षम है वो महंगे से महंगा सामान खरीदे। सरकारी बस में सफ़र करना है, अगर जिसकी इच्छा है वहाँ करे, जिसको प्राइवेट में करना है वहाँ करे, जिसको सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाना है वहाँ पढ़ाए, जो समर्थ हो या जिसको लगता है कि मुझे ज़्यादा बेहतर सुविधा मिलेगी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ बच्चे को पढ़ाए। लेकिन क्या हर प्राइवेट स्कूल को सरकार बाध्य कर सकती है कि आप सारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाइए और उनकी फीस सरकार से लीजिए? सरकार कब उनको फीस देगी, कितनी फीस देगी, सरकारी रेट पे देगी, कितने समय बाद देगी, कितना काट लेगी, उसका कुछ पता नहीं। किसी भी रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, किसी भी ढाबे को क्या सरकार बाध्य कर सकती है कि कोई भी भूखा व्यक्ति आएगा आपको भोजन की थाली देनी है? जिसके पैसे सरकार देगी, कब देगी, कितने देगी, कितना काट के देगी, इसका कोई पता नहीं। आपने मुफ्त में भोजन करा दिया रोज को 100 लोगों को, किसी ढाबे वाले ने, होटल वाले ने। अब सरकार कह रही है हम तो इंदिरा रसोई के हिसाब से आपको 8 रुपये प्रति प्लेट देंगे, उसका तो बेचारे की लागत भी नहीं निकल सकती। इसी प्रकार सरकार हम सभी निजी चिकित्सकों को, जिन्होंने अपने खुद के पैसे से ज़मीन खरीदी है, लोन लेकर के अस्पताल बनाया है, लोन लेकर के महंगी मशीनें खरीद के इलाज कर रहे हैं, अपने नीचे स्टाफ को रखा हुआ है जिनको तनख्वाह वो खुद दे रहे हैं, बिजली के पानी के बिल भर रहे हैं, सरकार हम पर 54 तरह के लाइसेंस लागू करती है जिसके लिए हम बाध्य हैं। वो 54 तरह के लाइसेंस हम सरकार से लेते हैं, पूरी फीस दे के लेते हैं। कई बार तो उसमें भी उलझ जाते हैं और महंगा बढ़ जाता है। उसमें कहीं हमें कोई रियायत नहीं है, किसी निजी अस्पताल को किसी भी चीज़ में कोई रियायत नहीं है। सब हम अपने स्वयं के बलबूते पर बिना किसी सरकारी मदद के कर रहे हैं। और सरकार हमें बाध्य कर रही है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है तो आप उसका इलाज मुफ्त में करेंगे और बिल बनाकर सरकार को प्रस्तुत करेंगे, सरकार पैसा देगी। पहली बात तो जो मरीज अस्पताल आ रहा है, लगभग हर मरीज ही कहता है कि मैं तो इमरजेंसी है, मुझे तो मधुमक्खी भी काट गई, मेरे लिए तो इमरजेंसी है, मेरे सिर में दर्द है इमरजेंसी है, मेरे बुखार है इमरजेंसी है, मेरे पेट में दर्द है इमरजेंसी है। आप बाध्य हैं मुफ्त में इलाज करो, कोई पैसा मत लो। यदि आप उस फील्ड के डॉक्टर नहीं भी हैं, यदि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो भी आप हड्डी टूटे का इलाज करो। आप आंख के डॉक्टर हैं तो आप प्रसव कराओ, कैसे संभव है? और यदि आप आंख के डॉक्टर हैं और प्रसव नहीं करा सकते तो ऐसी स्थिति में इस प्रसव वाले मरीज को उस अस्पताल तक आप अपने खर्चे पर पहुंचाओ जहां प्रसव होता हो।
तो वो डॉक्टर अपने स्वयं के खुद के मरीज अपने काम को छोड़ के इस प्रसव वाले मरीज को अपने स्वयं के खर्चे पे मुफ्त में ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां प्रसव होगा, जिसके पैसे सरकार कब देगी, कितने देगी का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर कोई मरीज ऐसी स्थिति में आपकी शिकायत कर देता है तो शिकायत निवारण केंद्र जिला स्तर पर बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर कोई नहीं होगा, जिसमें होंगे सरपंच होंगे, पार्षद होंगे और सरकारी अधिकारी होंगे, एनजीओज होंगे, जिन्हें डॉक्टरी चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। वो रोज आपके अस्पताल में आकर के आपसे बोलेंगे आपने इसका इलाज गलत कर दिया, आपने सही समय पर रेफर नहीं करा, आपने पैसे क्यों ले लिए, मुफ्त में नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आप पे पहली बार में 10,000 रुपए, दूसरी बार में 25,000 रुपए, उसके बाद आपके अस्पताल बंद करने की नौबत आ सकती है। रोज की तू में होगी। किस किस मरीज को हम समझाएंगे कि आपकी इमरजेंसी नहीं है इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपका केस इमरजेंसी केस में नहीं आता। हर मरीज यही कहेगा मेरा केस इमरजेंसी में आता है, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मुफ्त के इलाज में किसी भी अस्पताल को कितने दिन चलाया जा सकता है? या कोई कपड़े की दुकान है जिसे कहा जाए कि कोई भी आपसे कपड़ा लेने आएगा, चाहे आपकी प्राइवेट दुकान है, महंगी दुकान है, आपने उसको कपड़े मुफ्त में देने हैं और उस कपड़े का बिल सरकार देगी। कब देगी, कितना देगी का कोई पता नहीं, तो वो कपड़े की दुकान बेचारा कितने समय चल पाएगा? सभी डॉक्टर जो भी मरीज देखते हैं, जो भी कमाई करते हैं, जो भी चीज करते हैं, नियम के अनुसार उसमें पूरा टैक्स सरकार को देते हैं। तो क्या उस टैक्स के पैसे से सरकारी तंत्र के अस्पतालों को इतना अच्छा क्यों नहीं बना लेती सरकार कि प्राइवेट की जरूरत ना पड़े? ज्यादातर मरीज ये सोचते हैं और चाहते हैं कि हम सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां सुविधाएं अच्छी नहीं है, हम प्राइवेट में इलाज लेना चाहते हैं क्योंकि वहां अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये अच्छी सुविधाएं जो आपको पहले से मिल रही हैं प्राइवेट अस्पताल में, उन डॉक्टरों को भी ऐसे कानून में उलझा करके आप प्राइवेट अस्पताल आधे से ज्यादा बंद कर देंगे। बहुत से चिकित्सक अपना व्यवसाय बंद कर देंगे या व्यवसाय बदल लेंगे, पलायन कर देंगे। नई प्रतिभाएं राजस्थान में नहीं आ पाएंगी। मुझे कोई नई मशीन खरीदनी है, मैं कैसे खरीद पाऊंगा? जो मशीन खरीदूंगा उससे तो लोगों की ही सेवा करूंगा, लेकिन वो मैं मशीन खरीदना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे तो मुफ्त में इलाज करना है। तो यह बहुत ही पहले से अस्पताल जितने भी हैं, चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना के तहत पहले से इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, सरकारी रेट पे पहले से कर रहे हैं डॉक्टर। उसमें भी सरकार ने डिलीवरी हटा ली है, सीजेरियन हटा लिए हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हटा लिए हैं, बहुत सारे ऐसे जरूरी ऑपरेशन हटा लिए हैं। तो डिलीवरी के पैसे चिरंजीवी में सरकार देने को तैयार नहीं है, ऊपर से आरटीएच का कानून ला दिया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में कोई मरीज आता है जिसको सच में इमरजेंसी है, मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, सड़क एक्सीडेंट में कोई बेहोश व्यक्ति आ गया, उसके साथी कोई नहीं है, तो क्या डॉक्टर इलाज नहीं करता है? क्या करता है। उसके टाँके लगेंगे तो टाँके भी लगना है, पल्लम पट्टी होनी है, ड्रिप लगनी है, जो भी उसका इलाज होना है। पैसे की बात डॉक्टर ना करता है ना सोचता है, उसको स्टेबल करता है, उसकी जान बचाता है, सारे जतन प्रयत्न वो करता है, सभी चिकित्सा कर्मी करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उसके परिवारजन आते हैं या साथी आते हैं, तब उनको कहता है कि साहब इनका ऐसा ऐसा इलाज हुआ, ये समस्याएं थी, इसका इतना आपका बिल बना है। यदि वो सच में गरीब होता है तो उसमें भी डॉक्टर छूट कर देता है। अगर डॉक्टर उसको इलाज करने में सक्षम नहीं होता आगे के इलाज के लिए, तो उसको टाइमली रेफर करता है। यह सुविधा तो पहले से ही है, लेकिन अब सरकार ने हर व्यक्ति को ये दे दिया है अधिकार कि किसी भी निजी अस्पताल में जाइए, इमरजेंसी बताइए, मुफ्त में इलाज लीजिए। तो कैसे कोई भी निजी व्यवसाय हो, कोई भी, वो कैसे कर सकता है कि ऑटो चलाने वाला है उसको कहा जाए कि तू सवारी दिन भर ढो, कितनी सवारियां तूने ढोई हैं, कहाँ से कहाँ तक, उनके सबके आधार कार्ड की कॉपी समेत हमें भेज, तेरे परिवहन के पैसे हम देंगे। तो वो ऑटो चालक बेचारा कैसे तो अपने ऑटो में तेल भराएगा और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। यह हर व्यवसाय पर लागू होता है। तो मेरा ये मानना है, इसी के विरोध में पूरे राजस्थान में 14 दिन से सारे निजी चिकित्सक अस्पताल को बंद करके बैठे हैं। चिकित्सक वर्ग एक बहुत पढ़ा लिखा समृद्ध दिमाग से, बहुत बुद्धि वाला होता है। बहुत सालों की मेहनत के बाद उसको डिग्री मिलती है। इतनी मेहनत के बाद वो बहुत अस्पताल खोलता है, कई लोगों को रोजगार देता है, कई परिवार उससे रोजगार पाते हैं। और ऐसा प्रबुद्ध वर्ग परेशान होकर सड़कों पर बैठा है, लाठियां खा रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इस बिल में कोई कमी जरूर होगी।
तभी तो बैठा है, नहीं तो कौन चाहता है कि अपने मरीजों की सेवा ना करे या अस्पताल को बंद करे। तो मेरा ये मानना है इस बिल में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। इन कमियों को हटाने के बाद भी यह बिल एक तरह से नुकसान ही करेगा, जिसमें डॉक्टर मरीज के रिलेशन बिगड़ेंगे, रोज तू मैं होगी, डॉक्टर अस्पताल में मरीज कम देखेगा और कोर्ट के चक्कर ज़्यादा लगाएगा, पेशियों पे जाता रहेगा, मरीजों से झगड़ा करता रहेगा। ये सारी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बिल में पूरी तरह से बिल वापस होना चाहिए। ऑलरेडी निजी अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निजी लेवल पे कर रहे हैं, जिनको सरकार को चाहिए कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको इतना सुदृढ़ कर ले, इतना अच्छा कर ले, वहाँ व्यवस्थाएं इतनी सुधार ले कि निजी अस्पतालों में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मरीज को जाने की ज़रूरत ही क्यों है? पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, जिला स्तर अस्पताल है, हर थोड़ी किलोमीटर बाद एक अस्पताल है, वहाँ पे सुविधा दो। जिसको इमरजेंसी है वहाँ पर जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ सुविधाएं पाइए। ये स्वयं का खर्चा करके खुद का अस्पताल बनाकर सारे खर्चे खुद वहन कर मुफ्त में इलाज देने के लिए बाध्य करना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम लोग बात करें, आने वाले समय में जो आज 12 से 13 दिन हो गए डॉक्टरों की हड़ताल चलते, क्या स्टेप रहेगा? सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, इस बिल को लागू करती है, तो क्या प्लानिंग रहेगी आप? देखिए, इस बारे में पहले तो काफ़ी समय तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अब बीच में थोड़ी बातचीत की थी। कल परसों एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने श्रीमान डोटासरा जी को जिम्मेदारी दी है कि आप डॉक्टरों से मिलें। आज सुबह उनकी भी मुलाकात हुई थी, लेकिन डोटासरा जी ने कहा कि भाई यह बिल में जो प्रावधान है मैं इसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं सक्षम नहीं हूँ, तो एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसके बारे में आगे चर्चा करेगी। लेकिन सारी समस्या ये है कि एक तरफ तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं चर्चा में बैठते हैं, वो उनको चिकित्सा का ज्ञान नहीं होता, ये उनकी गलती भी नहीं है। तो वो निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों में इस बिल के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में वो समझ भी नहीं पा रहे हैं और समझ सकते भी नहीं है। तो ये डेडलॉक की स्थिति बन गई है और सफ़र कौन कर रही है? जनता। इतने समय हो गए, 14 दिन हो गए अस्पताल बंद हैं, जनता सफ़र कर रही है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि जिस जन सेवा के लिए हम बैठे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, और हमारी मजबूरी है, सभी निजी चिकित्सकों की मजबूरी है। हमारे खुद का अस्तित्व का संकट आ गया। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बिल के बाद पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी, हम बैक गियर में जा रहे हैं। हमें चाहिए कि निजी जो संस्थान है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको अपने लेवल पे खुद की कमाई से अगर कुछ आगे करना चाह रहे हैं, देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, चिकित्सा सेवाओं को आगे ले जाना चाह रहे हैं, सरकार अपने सरकारी तंत्र को बढ़ाए, हम अपने तंत्र को बढ़ाएं। लेकिन हम तो निजी लेवल पे बढ़ाएंगे, तो दोनों मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। तो आंदोलन ऐसी डेडलॉक की स्थिति में आ गया है कि यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो जो भी हमारे सेंट्रल IMA के और जयपुर में जो भी प्रतिनिधि हमारे बैठे हैं, उनके आदेशों के अनुसार ही हमारा आंदोलन चल रहा है। अब कल से हम लोग क्रमिक अनशन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आंदोलन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक ये RTH बिल को वापस नहीं लिया जाता है। अभी तक हमारे पास यही आदेश है। थैंक यू सर, बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो आप देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।